गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीति कुमारी एमपीएस मोटिवेटर्स की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे जी का सिद्धांत है, सारा वैज्ञानिक का अपना अपना सिद्धांत कुछ रहता है, तो इसी तरह जीन पियाजे जी का सिद्धांत है आपका संज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, सृजनात्मक, मानसिक विकास, ज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास। जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास के आधार पे बच्चों को जो है वो 4 अवस्था में बांटे। जीन पियाजे जब अपने ही बच्चों पर खुद प्रयोग किए थे तो वो बताए थे कि किस अवस्था में बच्चे क्या सीखते हैं, किस अवस्था में बच्चे के अंदर भाषा का विकास का प्रारंभ होता है, किस अवस्था में बच्चे बोलने प्रारंभ करते हैं। ये सब अपने ही बच्चों पर जब वो प्रयोग किए थे तो देखते हुए क्या किए थे, तो बच्चों को 4 अवस्था दी, यानी कि बच्चों को 4 अवस्था में बांटे। सबसे पहला अवस्था है, उसका नाम है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका एज होता है जन्म से 2 साल तक। तो जीन पियाजे जी का कहना है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं कि 2 साल तक बोल नहीं सकते। जब बच्चे जन्म लेगा 2 साल तक नहीं बोलेगा तो वो अपने कोई भी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगा, यानी कि बच्चे को भूख लगे या चोट लगे या कोई भी परेशानी हो तो बच्चे जो होते हैं वो कैसे व्यक्त करेंगे, तो अपने इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों का मतलब है कि आँख कान नाक, इसके माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, बच्चे को भूख लगेगा, चोट लगेगा या कोई भी परेशानी होगा तो बच्चे रोकर व्यक्त करेंगे या अनुकरण करेंगे या हंसकर बताएंगे। ये आपका पहला अवस्था है। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो दूसरे अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो दूसरा अवस्था का नाम है आपका पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम लोग प्राक संक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं, जिसका एज हो गया 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष में बच्चे क्या क्या करते हैं, तो 2 से 7 वर्ष में बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे के अंदर भाषा का विकास का प्रारंभ होने लगता है। यानी कि बच्चा का भाषा का विकास का प्रारंभ का मतलब यहाँ लैंग्वेज नहीं, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब आता है तो यहाँ पे लैंग्वेज भाषा का मतलब तो हम लोग भी अभी शुद्ध क्लियर नहीं बोल पाते, तो बच्चे कहाँ से बोल पाए। यहाँ पे भाषा का प्रारंभ होने का मतलब है कि बच्चे जब जन्म लेते तो पहला अवस्था में नहीं बोलते थे, यानी कि बच्चे दूसरा अवस्था में बोलना प्रारंभ करते हैं। और दूसरे अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, स्वयं केंद्रित और अहम केंद्रित होता है। स्वयं केंद्रित और अहम केंद्रित करने का मतलब है कि बच्चा जिद्दी होता है, पैसे के लिए, खिलौना के लिए, कोई चीज टॉफी के लिए, कोई चीज के लिए जिद करने लगता है, उसको स्वयं केंद्रित या अहम केंद्रित करते हैं। दूसरे अवस्था में बच्चा क्या करता है, साधारण मानसिक क्रियाओं। साधारण मानसिक क्रियाओं का कहने का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं जोड़ घटाव गुना भाग ये तो सीख जाते, लेकिन इसके नियम को नहीं सीख पाते। यहाँ नियम का मतलब है कैरी वाला और विदाउट कैरी वाला होता है ना, तो बिना कैरी वाला जो होता है, विदाउट कैरी वाला, ये बच्चे दूसरे अवस्था में सीखते हैं। दूसरा अवस्था जैसे ही बच्चे का कंप्लीट होता है, 7 साल क्लियर होता है, तो बच्चे तीसरा अवस्था में प्रवेश करते हैं। तीसरा अवस्था का नाम आपका हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग ठोस या स्थूल या अनौपचारिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसका एज हो गया आपका 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्या क्या करेंगे, तो 7 से 11 वर्ष में बच्चे जो होते हैं तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करते हैं। तार्किक रूप से चिंतन करने का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि कोई भी चीज का शुद्ध क्लियर नाम बता देता है, या बच्चे क्या करेंगे कोई भी चीज में अंतर कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे कोई पक्षी का या जानवर का नाम बता दीजिए, या वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल भी बता दीजिए, दोनों में बच्चों को क्या करेगा, तो दोनों में अंतर बता देगा, शुद्ध क्लियर नाम बता देगा, तो आपका तीसरा अवस्था में होगा। इसी में तीसरा अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग इसके नियम को सीख जाते हैं, यानी कि कैरी वाला बच्चा तीसरा अवस्था में सीखता है। तीसरे अवस्था में बच्चे जो होते हैं लंबाई, भार, अंक ये सब सीखते हैं तीसरा अवस्था में। और बच्चे जो होते हैं वो पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, यानी कि वातावरण के साथ अपने को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तीसरा अवस्था जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो चौथा अवस्था में प्रवेश करते हैं। चौथा अवस्था का नाम आपका हुआ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग औपचारिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसका एज आपका हो गया 11 से 15-18 वर्ष तक। चौथा अवस्था में बच्चे जो होते हैं वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगते हैं। वैज्ञानिक ढंग से सोचने का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं ना, जब बच्चे का एज दे रहा है 18 साल तक, तो बच्चे 18 साल का 19 साल का हो जाएगा, तब जान सकते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, कोई चीज का आविष्कार खुद से करेंगे, निर्णय लेंगे, खोज करेंगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक ढंग से सोचना। या चौथे अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, समूह में रहना तथा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने लगता है। यानी कि समूह में रहना, सामूहिक गतिविधि का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं घनिष्ठता फ्रेंडशिप का ग्रुप
बनाते और उसमें क्या करते, खुद से कोई भी में पार्टिसिपेट करना चाहते। ये आपका जीन पियाजे जी के अनुसार आपका ये 4 अवस्था हो गया। 4 अवस्था में ये जीन पियाजे जी खुद अपने बच्चों पर प्रयोग किए तो ये 4 अवस्था में बातें। उसके बाद जीन पियाजे जी का कहना है कि जीन पियाजे जी को विकासनात्मक थ्योरी के जनक के भी नाम से ही जाना जाता है। विकासनात्मक थ्योरी के जनक के नाम से जीन पियाजे जी को क्यों जाना जाता है? जीन पियाजे जी जो है वो अपने ही बच्चों पर खुद प्रयोग किए थे। जब अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे तो वो देखे थे कि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे पहले विकास करते, विकास पहले बच्चे करने के बाद ही बच्चे के अंदर क्या होता है, लर्निंग होता है, यानी कि बच्चा अधिगम करते। सीखने या अधिगम करने से पहले बच्चे क्या कर लेते, विकास कर लेते। इसलिए विकासनात्मक थ्योरी के जनक के नाम से भी जीन पियाजे जी को जाना जाता है। दूसरा आपका हो गया गणितीय चिंतन के मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जीन पियाजे जी को जाना जाता है। गणितीय चिंतन के मनोवैज्ञानिक के रूप में जीन पियाजे जी को इसलिए जाना जाता है कि जीन पियाजे जी जब खूब अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे तो वो ये जिक्र करके बताए थे कि बच्चे जो होते हैं किस अवस्था में जोड़ घटाव गुना सीखते हैं, किस अवस्था में कैरी वाला सीखते हैं, किस अवस्था में लंबाई भार अंक सीखते हैं, ये सब भी बताए थे। इसलिए जीन पियाजे जी को गणितीय चिंतन के मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद आपका जो गया जीन पियाजे जी को अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अवस्था का सिद्धांत जीन पियाजे जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीन पियाजे जी थे जब बच्चे उनके खुद बच्चे पर प्रयोग करना था तो क्या किए थे, जब उनका बच्चा जन्म लिया था तो जन्म से ही अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे और 0 जन्म से लेकर ही अपने बच्चों पर 18-19 साल तक बच्चे थे तो उनमें प्रयोग करके देखे कि किस अवस्था में बच्चा के अंदर भाषा का विकास होता है, किस अवस्था में बच्चे नाम सीखते हैं, किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, किस अवस्था में बच्चे जोड़ घटाव कर सीखते। ये सारे जिक्र किए थे, देखे थे, जन्म से ही 0 साल से ही बताए थे। इसलिए इनका जो होता है कि अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जीन पियाजे जी को जाना जाता है। उसके बाद आपको जीन पियाजे जी के अनुसार पहले क्या आएगा, तो पहले बच्चा क्या करता है, विचार करता है। ठीक है, विचार करेगा, बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, सोचने समझने के बाद ही बच्चे के अंदर क्या होगा, भाषा का विकास का प्रारंभ होगा। इसके बाद आपका जो होता है जीन पियाजे जी के अनुसार क्या कहना है कि जीन पियाजे जी कहते हैं कि पहले बच्चा विकास करेगा, विकास करने के बाद ही यानी कि कुछ सीखेगा। ये आपका जीन पियाजे जी का है। जीन पियाजे जी क्या किए थे कि अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे तो ये भी बताए थे कि बच्चे जो होते हैं कि मौखिक संवाद जब स्वयं से करते हैं, खुद से जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे कोई होते हैं जो अपने से मौखिक संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उस संवाद को यानी कि वार्तालाप को जीन पियाजे जी के अनुसार क्या कहेंगे, तो उस वार्तालाप को, संवाद को जीन पियाजे जी के अनुसार स्वयं केंद्रित या अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित करते हैं। अभी आप लोगों को जीन पियाजे जी के बारे में जैसा कि हमने बताया, जीन पियाजे जी के बारे में 4 अवस्था अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे तो दिए थे। उनके बाद 4 अवस्था के बाद जीन पियाजे जी के अनुसार ही आपको छोटा छोटा टॉपिक है कुछ जो जीन पियाजे जी के अंतर्गत आता है वो आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है मानसिक संक्रिया। तो मानसिक संक्रिया कहते हैं किसको, तो मानसिक संक्रिया जो होता है वो किसी भी समस्या का समाधान का चिंतन करना ही मानसिक संक्रिया कहलाता है। यानी कि जब हम गणित में कोई टॉपिक पढ़ते हैं या बनाते हैं तो हमसे नहीं बनता है तो क्या करते हैं, उस पर हम चिंतन व्यक्त करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे बनाए, तो उस पर चिंतन करना ही हम लोग किसी भी समस्या का समाधान का चिंतन करना ही हमारा क्या कहलाता है, मानसिक संक्रिया कहलाता है। उसके बाद आपका दूसरा है विकेंद्रन। विकेंद्रन का मतलब है कि किसी भी समस्या को सटीक तरीके से यानी कि रियल तरीके से सोचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विकेंद्रन कहते हैं, विकेंद्रन कहते हैं। विकेंद्रन के बाद आपका हो गया संरक्षण। संरक्षण का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है बचाव, अलग सेक्टर में ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि संरक्षण में बचाव होता है, संरक्षण जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको संरक्षण का यहाँ पे मीनिंग है, आपको पढ़ना है जो संरक्षण का मीनिंग है कि किसी भी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को हम लोग संरक्षण करते हैं। जैसे में आपका किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे में आपका क्या हो गया, तो पीतल के बर्तन में दही डालने से क्या होता है, उसका रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो पॉइजन बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षण कहते हैं। संरक्षण के बाद आपका आता है स्कीमा। स्कीमा हम लोग जो कहते हैं, स्कीमा मतलब होता है अवधारणा, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि बच्चे कोई अवधारणा बना लेते, अपने अंदर उस अवधारणा को क्लियर कर लेते, यानी कि अपने दिमाग में उसको अनुकरण एक तरह से कह सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को आज क्या कीजिए कि चूड़ा दही दे दीजिए सोन कर खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, कल होकर उसको चावल डाल दीजिएगा या मार भात दीजिएगा तो बच्चे उसी तरीका से उसको सोन कर खाएंगे। यानी कि बच्चे के दिमाग में तो बैठ गया, वो कॉन्सेप्ट बच्चे अपने दिमाग में बना लिया, उसको उसी अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को जो बच्चे अपने अंदर धारण कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जिसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीमा के बाद आपका होता है स्कीम्स।
स्कीम्स जो होता है ना, वो बच्चे जो क्या करते हैं स्कीम्स में कि बच्चे को डेली स्कूल जाना है। अगर बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, स्कीम्स को हम लोग एक तरह से व्यवहार हिंदी में कहते हैं, यानी कि रूटीन। बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल जब जाते हैं तो उसको पता है कि आज हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने आए तो हमको यूनिफॉर्म पहनना है, शूज पहनना है, टाई लगाना है, बेल्ट लगाना है। तो कल होकर भी बच्चे जब उसको स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे तो उसको वो सब करना है, वो क्रियाकलाप करना है। यानी कि डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में बच्चे जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, व्यवहार लाते हैं, उसको हम लोग स्कीम्स कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया समावेशन। समावेशन का जो दूसरा नाम होता है आत्मसातीकरण। यानी कि कहने का मतलब है कि बच्चे जो क्या होते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना ही आपका समावेशन या आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे में आपका देख लीजिए अभी क्या हुआ, सीटेट का सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ, सीटेट का सिलेबस तो हमारा वही है, पुराना ही है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये नई शिक्षा नीति लागू हुआ तो उसी सिलेबस में क्या हो गया, पुराने सिलेबस में नई शिक्षा नीति को क्या किया, ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन, जिसका हम लोग नई शिक्षा नीति NEP का अध्ययन करते हैं, जिसको पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को हम क्या किए, जो भी नया हुआ उसको ऐड कर दिए, जोड़ दिए, उसको हम लोग समावेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। उसके बाद आत्मसातीकरण के बाद आपका आता है समायोजन। यानी कि समायोजन का दूसरा नाम होता है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण के नाम से भी समायोजन को जाना जाता है। समायोजन में जो होता है वो पूर्व ज्ञान को छोड़कर, बच्चे जो होते हैं पूर्व ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान को क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे या धारण कर लेंगे, या पुराने ज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान में परिवर्तन हो, चेंज कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट है समयावरण। समयावरण जो होता है वो आपका समावेशन और समायोजन दोनों का जो बीच का संतुलन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समयावरण कहते हैं। धन्यवाद।